गांव में बिरजू और कम्मू नाम के दो भाई रहते थे। एक और जहाँ कम्मू शादीशुदा था, वहीं बिरजू अब भी अकेला जीवन बिता रहा था। फिर एक दिन, अरे ओ कमनी, ये बिरजू कहाँ चला गया? अब तक घर क्यों नहीं लौटा? अरे कम्मू, तुम्हारा भाई तो अब बिल्कुल ही निकम्मा हो गया है। ना कोई काम करता है, ना ही घर के लिए कुछ कमा कर लाता है। सारा दिन यूं ही आवारागर्दी में बर्बाद कर देता है और शाम को मुंह लटकाए घर लौट आता है। कम्मी की बात सुनकर कामू गुस्से से भर उठा, क्योंकि कम्मू बेहद लालची स्वभाव का आदमी था। आज रहने दो उस बिरजू को, मैं खुद उससे बात करूंगा। कम्मू गुस्से से तमतमाता हुआ घर से बाहर निकल आया और दरवाजे पर खड़ा होकर अपने भाई का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बिरजू घर लौटा तो कम्मू क्रोध से भरकर बोला, देखो देखो, नवाब साहब आ गए हैं। अरे ओ बिरजू, कहाँ मरे थे तुम? सुबह निकले थे और अब घर लौटे हो। भैया, मैं काम की तलाश में गया था। शायद मुझे कहीं कोई काम मिल जाए ताकि मैं भी आपको घर का खर्चा देने में मदद कर सकूं। वाह वाह, बड़ा आया काम तलाश करने वाला। तू बस ऐसे ही काम की तलाश में भटकता रहेगा या कभी कोई काम करेगा भी? गांव में कोई भी आदमी काम कर सकता है, लेकिन नहीं, तुझे तो बस काम ढूंढते रहना है। ये घर मुफ्त की रोटियों पर नहीं चल सकता। और हाँ, मुझे इतना पागल मत समझ कि मैं दिन रात कमाऊं और तू घर पर बैठकर बस मेरी बीवी के हाथ का खाना खाता रहे। कल को मेरे बच्चे होंगे, उनके बारे में भी मुझे ही सोचना है। इतना कहकर कम्मू गुस्से में घर के अंदर अपनी बीवी के पास चला गया। उधर बिरजू अपने भाई की कड़वी बातें सुनकर अंदर से टूट गया। वह चुपचाप बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी से बात किए सो गया। दूसरी तरफ रात को जब कम्मू और कमनी आपस में बातें कर रहे थे, तभी कमनी बोली, कम्मू, तुमने आज अपने भाई से ये क्या कह दिया? उसने तो आज तुमसे खाना तक नहीं मांगा। अच्छा है, कम से कम एक वक्त का खाना तो बच गया। ये सब बातें तो ठीक है कम्मू, लेकिन कल को जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे? अरे कमनी, सीधा सीधा बोलो, असल में तुम कहना क्या चाहती हो? अरे कम्मू, तुम तो हमेशा मूर्ख ही रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कह रही हूँ कि कल को बिरजू की भी शादी होगी, उसकी भी बीवी आएगी। आज तो वह इसलिए चुप है क्योंकि वह अकेला है, लेकिन कल को अगर उसने अपना हिस्सा मांग लिया तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे ना। कमनी की ये बातें सुनकर कम्मू चौंक गया। उसने अपनी बीवी से कहा, कमनी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है? अपने भाई से साफ साफ कह दो, काम करो और घर का खर्चा उठाओ, वरना यहाँ से निकल जाओ। कम्मू, जो लंबे समय से अपने भाई को घर से निकालने के बारे में सोच रहा था, बीवी की बातें सुनकर पूरी तरह तैयार हो गया। अब उसने ठान लिया कि बिरजू को घर से बाहर निकाल कर ही रहेगा। देखो बिरजू, मैंने कुछ महीने पहले भी तुम्हें ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं, हमारे पिता ने ये घर हमारे नाम किया था। भैया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। देख भाई, मैं बात को घुमाने वाला नहीं हूं। या तो ये घर छोड़ दे या फिर अब तक जितना खाया पिया है उसका पूरा हिसाब कर और सारा पैसा मुझे दे दे। बिरजू अपने भाई की बात को सुनकर कुछ नहीं बोला। उसका दिल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो चुपचाप घर से बाहर निकला और चलते चलते गांव के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इतने में गांव का जमींदार वहां से गुजरा। उसने बिरजू को देखा और बोला, अरे बिरजू, क्या बात है? आज तुम यहाँ पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं आपको जमींदार साहब, मेरा भाई मुझसे मेरे खाने पीने का हिसाब मांग रहा है। कहता है, जितना तुमने यहाँ रहकर खाया है, या तो उसकी कीमत चुका दो या इस घर से निकल जाओ। अब जमींदार साहब, आप तो जानते हैं मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है।
मैं कहां से इतने पैसे दूं अपने भाई को, इसीलिए घर छोड़कर आ गया हूं। मुझे तो यही ठीक लगा। बिरजू अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसका मन इतना टूट चुका था कि वह इसके अलावा जमींदार के सामने कुछ कह ही नहीं पाया। बस बिरजू, अब बस कर। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। अब और अपना दिल मत तोड़। तू मेरी बात मान, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे रहने के लिए एक झोपड़ी दे सकता हूं। तू जब तक चाहे वहां रह सकता है। जमींदार साहब, मैं पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कठिन समय में मेरा साथ दिया। अरे बिरजू, धन्यवाद की क्या बात है। तू बस कुछ दिन उस झोपड़ी में रह, मैं तेरे लिए काम का भी बंदोबस्त कर दूंगा। बिरजू धीरे धीरे चलता हुआ उस झोपड़ी तक पहुंचा जो जमींदार ने उसे रहने के लिए दी थी। अगली सुबह जमींदार बिरजू के पास उस झोपड़ी में आया और बोला, बिरजू, अगर तुम्हें खेतों में या किसी और जगह मजदूरी करने के लिए रख लिया जाए तो क्या तुम यह काम कर लोगे? जमींदार साहब, देखिए, ये गांव तो बहुत छोटा है। इसमें कभी मजदूरी मिलेगी, कभी नहीं। ऐसे में गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिरजू, तुम ये सब छोड़ो। तुम जंगल से लकड़ियां काटो और उन्हें दूसरे गांव जाकर बेचो। इससे तुम्हारा गुजारा भी ठीक चलेगा और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ मुखिया जी, ये काम तो बहुत अच्छा है। लकड़ियों के दाम भी अच्छे मिलते हैं। इससे मेरी कमाई भी भरपूर हो जाएगी। कुछ ही दिनों में बिरजू ने जंगल से लकड़ियां काटी और उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेच दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई। उधर दूसरी ओर कम्मू और कामनी आपस में बातें कर रहे थे। अरे कम्मू, तू तो हमेशा का मजदूर ही रह गया। दिन रात दूसरों के खेतों में काम करता है और देख, तेरा भाई बिरजू लकड़ियां बेच बेच कर अब कितना अमीर और धनवान बन गया है। हाँ, मैंने गांव के लोगों से सुना है कि वह अब काफी धनवान आदमी बन गया है। तो फिर तुम भी जंगल जाओ, लकड़ियां काटो और उन्हें बेचो। अगले दिन कम्मू भी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल में कुल्हाड़ी लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे लकड़ियां नहीं मिली। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं ये बिरजू कहां से लकड़ियां काटता है। मैंने तो पूरे जंगल को छान मारा, लेकिन मुझे कोई लकड़ी नहीं मिली। उसने अभी इतना ही कहा था कि उसे झाड़ियों के पीछे एक सुनहरे रंग का अंडा दिखाई दिया। कम्मू आश्चर्य से चौंक गया और अंडे के पास जल्दी से गया। हाय भगवान, मेरी किस्मत तो बदल गई। मुझे ये सोने का अंडा मिल गया। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी किस्मत ऐसे बदलने वाली है तो मैं कभी मजदूरी ही ना करता। इतनी ही देर में पेड़ के पीछे से उसके कानों में एक आवाज टकराई। अगर तुम इस अंडे को ले आए तो जो भी इसमें होगा तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, देख लूंगा जो भी होगा। कम्मू अंडे को उठाकर मन ही मन सोचने लगा और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर कम्मू ने वह अंडा अपनी बीवी के पास रखा और उसकी बीवी अंडे को देखकर हैरान रह गई और बोली, अरे कम्मू, ये अंडा कितना खूबसूरत है। ये अंडा तुम्हें कहाँ से मिला? श्रीमती, और कहां से मिलना था, जंगल से ही मिला है। जरा सोचो, हम लोग इस अंडे को बेचकर कितने धनवान बन सकते हैं। श्रीमती, लेकिन जंगल में एक आवाज थी और वह आवाज कुछ ऐसी थी, जो कुछ भी इस अंडे में होगा तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अरे कम्मू, छोड़ो इन सब बातों को। हमें तो बस इस अंडे से मतलब है। अंडा मिल गया है, अब इसे हम बेच देंगे। हाँ, बात तो ठीक है। ये बातें तो बस कहानियों में होती हैं। हम इसे बेच देंगे। अब एक काम करो, इसे रख दो। कल सुबह मैं इसे बेचने जाऊंगा। अगले दिन सुबह जब कम्मू और कामनी उठे, तभी उन्होंने अंडे की जगह एक बीमार चिड़िया देखी। उसे देखकर कम्मू कामनी से बोला,
अरे कामनी, यह सब किया है। रात को तो हमने अंडा रखा था, फिर ये बीमार चिड़िया कहाँ से आ गई? कम्मू, ये तो मुझे बहुत ही बीमार लग रही है। हम इसका क्या करें? कामनी, अगर ये हमारे घर में रहेगी तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि इसे बाहर कहीं फेंक दें। क्यों ना हम इसे बिरजू को दे दें? वह इसे अच्छे से संभाल लेगा और अंडा हम ढूंढ कर बेच देंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर कम्मू चिड़िया को उठाकर बिरजू के पास ले गया। अपने भाई को देखकर बिरजू कुछ नहीं बोला। तभी कम्मू ने कहा, अरे ओ बिरजू, ये पक्षी मुझे जंगल से मिला है और यह बहुत बीमार है। मैंने सोचा तुमको सौंप देता हूँ क्योंकि तुम्हें पक्षी बहुत पसंद है। भैया, ये पक्षी तो बहुत ही घायल है और काफी बीमार भी लग रही है। देखो बिरजू, मुझे तो पक्षियों से नफरत है, इसलिए इसे मैं तेरे पास छोड़ने आया हूँ। भैया, कोई बात नहीं, मुझे यह बहुत पसंद है। आप मुझे दे दो, मैं इसे ले लूंगा और इसकी खूब सेवा करूंगा। तभी कम्मू ने बिरजू को वह चिड़िया दे दी और वहां से चला गया। हे भगवान, ये चिड़िया तो बहुत ज्यादा घायल है और मुझे तो इसे वैद्य को दिखाना चाहिए। वैद्य जी, मेरी चिड़िया बहुत ही घायल है और बहुत ही कमजोर है। इसे ठीक करने के लिए मुझे कोई उपाय सुझाओ। वैद्य उसे एक जड़ी बूटी देता है और कहता है, इस जड़ी बूटी को इसके घाव पर लगा दो, ये ठीक हो जाएगी। बिरजू उस चिड़िया को अपने घर वापस ले आता है और उसकी खूब देखभाल करता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। ये लो कामनी, स्वर्ण मुद्रा है। मैंने वो सोने का अंडा बेच दिया है। वाह कम्मू, इतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं, ये तुम कहाँ से ले आए हो? अरे मैं राजमहल गया था, वहां के सुनारों को मैंने वह अंडा बेच दिया और वह अंडा बहुत ही महंगे दामों में बिका। अब हम माला माल हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ अब इस धन को यूं ही मत खर्च करो। इस धन से कोई खेत खरीद लो या फिर कोई व्यापार शुरू कर दो, जिससे हमारा धन 2 गुना हो जाएगा। कम्मू ने उस धन से अपना व्यापार शुरू किया, जिससे उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ और वह एक अमीर और पहले से भी ज्यादा धनी व्यक्ति बन गया। इसे ही कहते हैं किस्मत का खेल। तुम्हारा भाई जब से गया है, हमारे तो दिन ही बदल गए हैं। क्या कहते हो कम्मू? अरे हाँ, वह मूर्ख अब तक उस पक्षी की सेवा में ही जुटा है और हमें देखो, इतनी चालाकी से काम किया कि किसी को पता ही नहीं चला। अगर हम उसे अपने साथ रखते तो न हमारे पास धन आता और न ही मान सम्मान। बिरजू की तरह हमें भी गरीब का गरीब ही रहना पड़ता। एक तरफ जहाँ बिरजू का भाई और उसकी बीवी ये बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिरजू उस पक्षी की सेवा कर रहा था। अब वह पक्षी पहले से काफी बेहतर हो गया था। तभी बिरजू उस चिड़िया से बातें करते हुए कहता है, प्यारी चिड़िया, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है। अब तुम पहले से काफी बेहतर हो गई हो, लेकिन जो तुम्हारे जख्म हैं, वो कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैंने तो हर तरह की दवा लगा दी है। अब मैं क्या करूं? बिरजू इतना सब कुछ कह ही रहा था, तभी वह चिड़िया इंसानी आवाज में बोली, बिरजू, मेरे जख्म तो इस तरह ठीक नहीं होंगे। पक्षी को इंसानी आवाज में बोलते हुए देखकर बिरजू डर जाता है। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बिरजू। इस पूरे संसार में तुम ही तो दयालु हो, जिसने एक पक्षी की इतनी सेवा की है, जबकि तुम्हारा भाई जो 1 नंबर का लालची है, उसने तुमसे झूठ बोला है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे भाई ने कौन सा झूठ बोला है? बिरजू, तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे भाई के दिन किस तरह बदल गए? तुम्हारा भाई जो एक मजदूर था और इतना तंगदस्त था, आज देख लो कितना धनी व्यक्ति बन गया है। हाँ, यह बात तो है, लेकिन वह शुरू से मेहनती था। हो सकता है वह मेहनत से ही आगे बढ़ गया हो। नहीं बिरजू, तुम्हारे भाई को जंगल से एक सोने का अंडा मिला था, जिसमें से मैं निकली थी। मैं बहुत घायल थी, लेकिन उसने मेरी परवाह नहीं की और उस सोने के अंडे को बेच दिया। प्यारी चिड़िया, मुझे कोई दुख नहीं है कि उसने वह सोने का अंडा बेच दिया।
बल्कि मुझे तो खुशी इस बात की है कि भैया जब तुम्हें देकर गए थे तब तुम कितनी बीमार थी और आज देख लो तुम ठीक हो गई हो। बिरजू, जो मेरे रह गए जख्म हैं, वो किसी वैद्य की जड़ी बूटी से ठीक नहीं होंगे। वह तुम्हें जंगल में काली पहाड़ी की गुफा से जो जड़ी बूटी मिलेगी उससे ठीक हो जाएंगे। क्या तुम मेरे लिए वह जड़ी बूटी ला सकते हो? प्यारी चिड़िया, वह गुफा तो बहुत ही खतरनाक है, मैं वहां कैसे जाऊं? बिरजू, लेकिन वो आखिरी उपाय है। अगर मुझे वो जड़ी बूटी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। प्यारी चिड़िया, क्या हो गया? मैं अपनी सेवा को ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं जरूर जाऊंगा और तुम्हारे लिए वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। लेकिन बिरजू, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकती। उसके बाद बिरजू जंगल की ओर चला पड़ा। रास्ते में उसे गांव के जमींदार मोहनलाल मिले। अरे बिरजू, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? जमींदार साहब, असल में मैं जंगल में जो काली गुफा है वहां जा रहा हूं, जहां से मुझे जड़ी बूटी लानी है। दरअसल मुझे उस मना पक्षी ने बताया है जिसे मेरे भाई ने दिया था। मैं उसके घावों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटी वहां से लेने जा रहा हूं। बिरजू, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या पता वह मैना है भी या नहीं। हो सकता है वो कोई छलावा हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो। जमींदार की बात सुनकर बिरजू कुछ सोचने लगता है। तभी जमींदार गोपाल दोबारा बिरजू से कहता है, बिरजू, क्यों पागल बन रहे हो? तुम्हारा भाई भी समझदार था, जो ये मुसीबत तुम्हें देकर खुद धनी व्यक्ति बन गया। तुम इन कामों को छोड़ो, कोई काम करो ताकि अच्छा धन कमा सको। बिरजू ने जमींदार की किसी बात का जवाब नहीं दिया और आगे चल पड़ा। वहां वह जमींदार कम्मू और कामिनी के पास आया और उनसे कहने लगा, अरे कम्मू, जाओ, जल्दी जाओ, अपने भाई बिरजू को रोक लो। वो जंगल में जो काली गुफा है उसके अंदर जा रहा है। उसकी जान को खतरा है। वहां बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं जो उसे मार डालेंगे। जमींदार साहब, आप फिक्र मत कीजिए। मेरा भाई बिरजू कायर नहीं है। अगर उसने ठान लिया है कि वो उस गुफा से जड़ी बूटी लेकर आएगा तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो जरूर लेकर आएगा। अरे ओ जमींदार, अब तो तुझे समझ आ ही गई होगी कि मैं कैसे धनवान बना हूं। अब तुझसे क्या छुपाना। उस अंडे के अंदर वही पक्षी थी जिसे मैंने बिरजू को दे दिया था और फिर मैंने वो अंडा बेच डाला। कम्मू, तुम कैसे भाई हो? तुम्हारा छोटा भाई मौत के मुंह में जा रहा है और तुम उसी का मजाक बना रहे हो। जाओ, उसे जाकर बचाओ। जमींदार जी, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ यहां से, खुद भी आराम करो और हमें भी आराम करने दो। जमींदार ये सब बातें सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और गुस्से में भरा हुआ अपने घर की ओर लौट आता है। दूसरी ओर बिरजू जब जंगल से होकर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु महाराज मिलते हैं। बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो? तभी बिरजू सारी घटना बाबा को बता देता है। बेटा, वहां जाना तो खतरे से खाली नहीं है। उस काली गुफा के पास जो भी जाता है वह उससे कई तरह के प्रश्न पूछती है। अगर उनके उत्तर सही से न दो तो इंसान वहीं पर मर जाता है। मैं तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं जो वह काली गुफा तुमसे पूछेगी और तभी अंदर जाने देगी। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब समझ गया हूं। उस पक्षी की जान बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा। क्यों बेटा, तू एक साधारण पंछी को बचाने के लिए अपनी जान पर क्यों खेल रहा है? इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है महाराज। अगर मैं आज उसकी जान बचाता हूं तो भगवान भी खुश होंगे और मेरी हालत भी ठीक हो जाएगी। बिरजू कुछ देर बाद उस काली गुफा के पास पहुंचा। जब वह अंदर जाने लगा तो अंदर से एक गंभीर आवाज आई। यहाँ से तुम जो जड़ी बूटी लेने आए हो उसे लेने से पहले तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो ही तुम्हें वह जड़ी बूटी मिलेगी,
वरना तुम्हें यहीं मार दिया जाएगा। हाँ हाँ, पूछो जो 3 प्रश्न हैं, मैं उनके उत्तर सही सही दूंगा। वह कौन सी चीज है जो इंसान को कभी किसी जगह पर नाकाम और शर्मिंदा नहीं होने देती? इंसानियत। वो कौन सी दौलत है जो न तो किसी राजा के पास होती है और न किसी भिखारी के पास, लेकिन हर कोई उसके लिए भागता है? वफादारी। वो कौन सी चीज है जिसे जितना बांटोगे उतनी ही बढ़ती है और जितना अपने पास रखोगे उतनी ही घटती है? प्यार। 3 प्रश्नों का सही उत्तर देने पर काली गुफा का दरवाजा खुल जाता है और उसे वहां से एक जड़ी बूटी मिलती है। वह जड़ी बूटी लेकर अपने घर की ओर चल देता है। पक्षी अब भी परेशान बैठी थी। जब वह बिरजू के हाथ में जड़ी बूटी देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तभी गांव का जमींदार वहीं पर आ जाता है और बिरजू से कहता है, वाह बिरजू, लगता है तुम काली गुफा से जड़ी बूटी लाने में सफल रहे हो। हाँ जमींदार साहब, मैं जड़ी बूटी ले आया हूँ। तभी वहां कम्मू और कामिनी भी आ जाते हैं। अरे वाह बिरजू, मैं तो यही सोच कर आया था कि अब तुम्हारी मौत की खबर मिलेगी, लेकिन तुम जिंदा कैसे लौट आए हो? बिरजू कोई जवाब नहीं देता। वह जड़ी बूटी पक्षी को उठाकर खिला देता है। जैसे ही पक्षी जड़ी बूटी खाती है, वह अचानक एक रानी के रूप में प्रकट हो जाती है। इतने ही समय में वहां वही साधु भी प्रकट हो जाता है जो पहले बिरजू को जंगल में मिला था। अरे अरे, ये तो वीर प्रताप की पुत्री है जो इस राज्य के राजा हैं। साधु महाराज, आप ही बताइए, आखिरकार ये सब किया हो रहा है और ये कैसे हुआ है? मैं बताती हूँ। मैं पहले बहुत ही घमंडी थी। एक दिन मैंने जंगल में शिकार के दौरान एक हिरण के बच्चे को मार दिया। तब जंगल में वह साधु मुझे देख रहे थे और क्रोध में उन्होंने मुझे यह श्राप दिया और मैं एक पक्षी के रूप में बन गई। यह सब कुछ सुनकर सभी चुप हो गए। तभी महारानी फिर से कहती है, जब मैं साधु महाराज से सहमी हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उस काली गुफा से जड़ी बूटी लाकर नहीं देगा तो तुम तब तक अपने असली रूप में नहीं आओगी जब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं होती। इसी कारण मैंने कम्मू को चुनौती दी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और अपने धन को चुना। दूसरी तरफ मेरी सेवा बिरजू ने की और मुझे काली गुफा से जड़ी बूटी भी ला दी। देखो, उसने मुझे सही समय पर ठीक कर दिया। मेरे पिता इस पर बहुत प्रसन्न हुए और अब मैं बिरजू से विवाह करूंगी और बिरजू ही इस राज्य का राजा होगा। बिरजू महारानी की बात सुनकर खुश हो गया। कम्मू और कामिनी सिर झुकाकर महारानी के सामने डर के साथ खड़े हो गए। तभी कम्मू कहता है, महारानी जी, हमें माफ कर दीजिए कि हमने धन को चुना। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जो भी काम करो उसे ईमानदारी और नेक नियति से करो, नहीं तो इंसान खुद ही बर्बादी की ओर बढ़ता है और